आएंगे एक बार। लेकिन जहां तक मार्केट्स में, उससे पहले रीच आउट करने के तरीके कैसे भूल गया मैं। आप लोग अपने ट्विटर को खोलिए, इस आईडी पे मैसेज भेजिए, इंस्टाग्राम खोलिए, इस आईडी पे मैसेज भेजिए, अगर थ्रेड इस्तेमाल करते हैं तो इस आईडी पे मैसेज भेजिए। आईडी हर जगह सेम है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है। और अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो इस नंबर पे अपना सवाल भेज दीजिए। सवाल भेजने से सवाल ले लेंगे ये नहीं है, सवाल भेजेंगे तो अपने को पता चल जाएगा आप में से कोई महिला दर्शक की कोई दिक्कत है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो अपनी टीम कांटेक्ट करेगी, फिर आप लोगों से डिस्कस होगा और म्यूचुअली किसी दिन आप इस शो में होंगे हमारे साथ, तब वो क्वेरी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई रीच आउट तो करते रहिए प्लीज। मार्केट जहां तक है बढ़िया है, एज वी स्पीक निफ्टी 2/3% उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। बढ़िया मूव्स हैं और ये सारा तेजी स्पॉन्सर कर रहा है निफ्टी बैंक। जब निफ्टी 2/3% मजबूत है, निफ्टी बैंक 0.25% उछाल के साथ 950 पॉइंट मजबूती के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ। और अच्छी बात यह है, क्यों निफ्टी बैंक क्यों नहीं दिखा रहे डायरेक्टर साहब, क्या हो गया? दिखाएंगे कहीं बिजी थे, किसके साथ बिजी हैं आप? निफ्टी बैंक बढ़िया 0.25% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि एचडीएफसी बैंक तो सिलेबस में था, कल शाम को अपडेट आ गए थे शेयर होल्डिंग पैटर्न के, वो तो चमकना था, चमक रहा है। पर उसके साथ बाकी प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स हैं जो लार्जली आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो देखिए सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स आपकी स्क्रीन पे। तो आज बैंकिंग ने थ्रस्ट जनरेट करा है। हैविंग सेड दैट, स्क्रीन बुरी नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी में कोई ना कोई मदद के लिए आता ही है, कभी बैंक्स थे, कभी आईटी थी, कभी रिलायंस था, कभी कोई था, है ना। आज निफ्टी बैंक वापस है, उसमें निफ्टी ऐसी मैनेज हो रहा है लेवल्स पे। पर दूसरी इंपॉर्टेंट तस्वीर है ब्रॉडर मार्केट्स की, और उस पर कोई कंप्लेंट नहीं है। ब्रॉडर मार्केट स्क्रीन पे लेकर आइएगा, मिड कैप्स 0.5% उछाल, और साथ साथ ब्रेथ भी रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। 2.5:1 की ब्रेथ है, यानी कि हर 2 गिरने वाले पे 5 स्टॉक्स बढ़त के साथ मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और सुबह से वो ब्रेथ इंटैक्ट है, तो हेल्थ बढ़िया है। एक कंसर्न था एचडीएफसी बैंक खुलने के बाद ऐसा ना हो गेन सरेंडर कर दे, सेल ऑन न्यूज बन जाए, पर अब तक ऐसा कुछ नहीं। एचडीएफसी बैंक के गेन्स इंटैक्ट हैं। आप मूव नहीं कर रहे स्क्रीन को, फटाफट एचडीएफसी बैंक दिखाइए, गेन्स लार्जली इंटैक्ट है। हाँ, एक समय 3.5% तक का जंप था, पर ठीक है। और इस समय अगर निफ्टी इंट्राडे दिखाएंगे तो एक फ्रेश थ्रस्ट जनरेट हो रहा है हर टिक के साथ। हम दिन के हाईज पे आते हुए निफ्टी पे वो दिखाइएगा। अच्छा, एक काम और, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स हाईलाइट करता हूं क्योंकि इस समय निफ्टी में फ्रेश मूव्स आने शुरू हुए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, बजाज फाइनेंस को प्लीज रखिएगा 1 मिनट के लिए। अच्छे मूव्स, हैवी वेट है, कंट्रीब्यूशन तगड़ा है बजाज फाइनेंस। ये देखिए आप, क्या तना है एकदम से, बहुत बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। एसबीआई को रखिएगा। अपन सिर्फ प्राइवेट बैंकिंग की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि कंट्रीब्यूशन प्लेट में वो नजर आ रहे थे। पिछले आधे घंटे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर आपकी स्क्रीन पर क्या मूव कर रहा है, 1.25% के गेन सब एसबीआई डिलीवर करता हुआ। उन चारों हैवी वेट्स में इंडसइंड बैंक नजर नहीं आ रहा था, तो उसने भी अब बच्ची कच्ची कसर पूरी कर दी। इंडसइंड बैंक रखिएगा स्क्रीन पे। एज यू स्पीक 1% के गेन्स, और ये आधे घंटे में एसबीआई के साथ इंडसइंड बैंक मूव करता हुआ नजर आएगा। और जोड़ दीजिए इसमें कोई एचयूएल भी इस समय, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, पर पिछले कुछ मिनटों में एचयूएल भी बहुत बड़े तरीके से घूम गया। तो ये है वो फ्रेश थर्स्ट जनरेट करने वाले स्टॉक्स जो आपको सेंसेक्स 2/3 से ज्यादा मजबूत साइड में दिख रहा था स्क्रीन पे। तो बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। फिर से एक बार नजर रखिएगा भारतीय बाजारों में। आज निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। आज था हम तो चले ही चले जा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं हमको, हम रिटेल के तो बड़ी खुशी की बात है। पर एक तरफा मूव्स हैं, बस एक झटका लगा था जिस दिन वो काउंटिंग डे था, उसके बाद पलट के देखा नहीं है हमने। कैसा लग रहा है मार्केट? अच्छा, बड़े एक्सपर्ट्स के ओपिनियन डिवाइडेड होते हैं, अभी भी कई सारे एक्सपर्ट्स, और इंडिविजुअल स्टॉक्स देखूं तो बात सही है, वैल्यूएशन के फ्रंट पे कंफर्ट होगा। कोई लार्ज कैप्स उठाइए जो हैवी वेट्स हैं, ऐसा कोई रनअवे रैली किसी ने नहीं दिखाई अभी तक। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्सपर्ट्स के कमेंट आ रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप रीजनेबल दिख रहे हैं। आप लोग का क्या व्यू बन रहा है? हेम सिक्योरिटीज में आज 24,000 प्लस के लेवल्स पे कंफर्ट है, नहीं है?
गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए मेरे हिसाब से ये जो लेवल्स हैं ये हाँ। काफी अब तो ऊंचे हो गए हैं, तो थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान से ही ट्रेड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं निफ्टी की भी बात करूं तो मुझे लग रहा है कि अगर आज के दिन में इसने अपना रेजिस्टेंस जो कि 306 का हाई बनाया था, 306 और टू बी वेरी प्रिसाइज 307 308, तो वो वाले अगर हाई ब्रेक करे तो ही फिर उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और वो हाई ब्रेक होने के बाद भी 15-20 मिनट या आधे घंटे तक सस्टेन करे तो ही उसमें कूदने की जरूरत है, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान से अभी बाय करिए, क्योंकि बहुत एक्सटेंडेड रैली हमें देखने को मिल चुकी है। मीडियम टर्म इंटैक्ट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस लेवल पे थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा अब अगर इस पे वापस से एंट्री करेंगे। तो अभी हम लोग वेट एंड वॉच करने की सलाह दे रहे हैं एट दिस लेवल। निफ्टी में अभी नई बाइंग करने के लिए थोड़ा सा रुकना जरूरी है, ऐसा लगता है। ओके, ये है मार्केट्स पे व्यू। आज गुड़गांव, आज बेंगलुरु और धुले, धुले महाराष्ट्र, यहां जाना है। जो जो जुड़ रहे हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सबसे पहले चला जाए बेंगलुरु, रेणुका पाटिल जी के पास। रेणुका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। रेणुका मैम, क्या करते हो बेंगलुरु में? रेणुका मैम, आप सॉरी बेंगलुरु में क्या करते हो आप? सर, मैं हाउसवाइफ हूँ। और स्टॉक मार्केट में कब से जुड़े हुए हो? 1 साल हो गया सर। कैसे, पहले से इंटरेस्ट था? 1 साल पहले क्या ट्रिगर बना जो आपने शेयर बाजार में खरीद फरोख्त शुरू कर दी? क्या रीजन था? 1 साल पहले मैं, मेरे फ्रेंड और उनके हस्बैंड करते हाँ। हैं, लॉन्ग टाइम से करते हैं मेरे फ्रेंड के हस्बैंड। हाँ। सो उससे इंस्पायर होके कर रही हूँ सर। तो अभी वो फ्रेंड के हस्बैंड गाइड कर रहे हैं या आप अपना खुद का खरीदते बेचते हो? कैसे होता है अभी? इस साल मैं खुद कर रही हूँ सर, हस्बैंड का सपोर्ट है। परफेक्ट। रेणुका मैम, मैं- पहला सवाल आस्था के लिए कौन सा, पहला स्टॉक कौन सा? सर उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको, चैनल का टीम और बैकग्राउंड जो कैमरा टेक्निकल टीम है। हम्म। जब भी मैसेज डालती हूँ इमीडिएट मैसेज करते हैं। अरे वाह। मेरा और बहुत मैं तो बहुत बाद में वो आवाज आने लगी कार में, सबकी तरफ से थैंक यू है आपको भाई। थैंक यू सर। और एक बार हाँ। सर, जो सुबह आप मार्केट ओपन होने से पहले जो डिस्कशन करते हैं, वो उससे बहुत सीखने को बहुत मिलता है। ओ ग्रेट। आई एम अज्यूमिंग 7 बजे से टीवी खोल लेते होगे आप। अच्छा, रेणुका मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा टाटा टेक का आईपीओ अलर्ट हुआ था। ओके। 30 से 500 से बाइंग है। मेरा प्रश्न है, ये लास्ट 6 महीने से इतना ही चल रहा है, क्या प्रॉफिट निकालूं या आगे बनूं? समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीने में डबल कहाँ होता है पैसा? यहाँ पे फिर भी हो गया है। इससे बढ़िया क्या देगा शेयर बाजार आपको? लेकिन सच है, आपने 1400 तक का भाव भी देखा हुआ है लिस्टिंग के समय। उसके बाद से वो भाव कभी मिला नहीं, क्योंकि लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा प्रीमियम पे हो गई थी। उसके बाद आईटी सल्की कर रहा है। खैर, आस्था अपना आईपीओ का माल है, क्योंकि 500 550 का भाव जो दिख रहा था स्क्रीन पे वो आईपीओ के समय का सब्सक्राइब्ड आइटम है। डबल होके 1000 के आसपास चल रहा है। पर हम बहुत सवाल आते हैं टाटा टेक के लिए, क्या करना है, कितने टाइम और वेट करें? ये चल के दे नहीं रहा है। जी बिल्कुल। देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले आईपीओ के वक्त ही बहुत बढ़ गया तो वैल्यूएशंस थोड़े से हाथ से निकल गए। दूसरी तरफ इनकी कंपनी में कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक भी चैलेंजेस थे, तो उसकी वजह से भी हमने देखा कि जो स्टॉक प्राइस मोमेंटम है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ग्रोथ तो काफी अच्छी है, क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि ये जो ऑटो सेक्टर की जो बेसिकली आर&डी ये करती है, ये काफी बढ़िया क्षेत्र है, और दूसरी तरफ टाटा ग्रुप का पूरा सपोर्ट है इस कंपनी को। तो मैम लॉन्ग टर्म में ये चलेगी, शॉर्ट टर्म में क्योंकि एक तो आईपीओ की वजह से वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ गए थे, और दूसरी तरफ कुछ एक चैलेंजेस आ गए थे, उसकी वजह से थोड़ा सा अभी सबड्यूड है। बट ये चल जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप होल्ड कर सकते हो 6 महीने से लेके 1 साल तक की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, तो बने रहो। 1300 तक के टारगेट हम इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दे रहे हैं। अब ठीक है, ये सच है, लिस्टिंग ऐसी हो गई कि सब समीकरण बदल गया। नहीं तो लिस्टिंग ठंडी होती, उसके बाद हर महीने चलता रहता और पहुंचता 1000 पे, तो एक ही बार में दे गया आपको। अब इतनी जल्दी दे गया है तो थोड़ा रीएडजस्टमेंट होने हैं, टाइम वाइज करेक्ट हो रहा है, ऐसा समझ लीजिए आप। पर ठीक है, सही कह रही हैं आस्था। अभी ईयर एंड तक ब्रोकरेजेस होप कर रही थी, आईटी रिलेटेड कह रहा था, वो ब्रोकरेजेस होप कर रही थी रेट कट्स आएंगे यूएस में, प्लस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो जाएंगे, तो शायद जो सीईओज के बजट अटके हुए हैं,
कॉन्फिडेंस के साथ वो बजट लौटेंगे, तो हालात सुधरेंगे ऐसा लग रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो अभी होल्ड करिए मैम, कोई जल्दी नहीं है इसको निकालने की, अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है। धूले जा रहा हूं, फिर रेणुका मैम आपके पास वापस आता हूं। धूले से प्रियंका दुसानी जी स्क्रीन पे। प्रियंका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आप कहीं नमस्कार। बाहर घूम रहे हो, कहाँ हो? नहीं सर, मैं कोर्ट में हूँ। ओ आप मुझे शायद धूले कोर्ट में काम करते हो? जी जी सर, और मैं भूल गई थी, इसके लिए मैं वक्त पर आई नहीं, लेकिन सबका धन्यवाद मुझे ये फोन करके पर्सनली याद दिलाने के लिए और शो में इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, कोर्ट से जुड़े हो। आप तो बिजी शेड्यूल होगा बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं सर है, अभी वर्किंग का टाइम था, तो मैडम का कॉल आने के बाद मुझे याद आया, अरे मैं भूल गई सर। कोई इशू नहीं मैम। प्रियंका मैम कितने समय से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, आपको कितना टाइम हो गया? ज्यादा समय नहीं हुआ है सर, एक साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, अभी ज्वाइन किया है। तो जो कोर्ट से कमाई हो रही है, आप उसको मल्टीप्लाई करने के लिए स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हो स्मार्टली, ऐसा मानो? जी सर। जी सर। और कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो आप? आपस में वकील डिस्कस कर लेते हो या कोई जज बता देता है? नहीं सर, वकील तो है, हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी मैंने जो भी किया है वो हाँ। खुद के अच्छा। एनालिसिस पर किया था। हाँ। और तो कौन सा स्टॉक है क्वेरी के लिए? सवाल किस पे है मैम? कैपिटल स्मॉल बैंकिंग का आईपीओ जो आया था सर, हाँ। उसका आईपीओ मुझे लिया था मैंने 468 की प्राइस, तो अभी होल्ड किया है, लेकिन उसका लिस्टिंग भी बहुत अच्छा नहीं हुआ और वो नीचे नीचे ही है, अभी तक खूब खास ऊपर नहीं गया, तो अभी क्या करना चाहिए? 468 इसका इशू इसी भाव पे आईपीओ पे मिला था? जी। तो यही पे लिस्ट हुआ और यहीं से ठंडा पड़ गया था, इसके ऊपर 1 रुपया नहीं गया वो, है ना? नहीं नहीं। आज तक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस में एक आईपीओ में डबल हो गया, वहां पे भी कंसर्न है कि डबल हुआ है, लेकिन पहले जो तेजी थी वो नहीं दिख रही। एक जगह भाई जहां से खरीदा था उसके नीचे ही नीचे चलता चला जा रहा है, यहाँ पे 125 रुपए का मैम को नुकसान हो रहा है। अब समय भी हो गया, ये आईपीओ रिकवर करके ही नहीं दे रहा, क्या करूं? देखिए, इसका एक इश्यू ये हो सकता है क्योंकि ये जालंधर हेडक्वार्टर्ड कंपनी थी, तो थोड़ा जो इनका एरिया जो था वो सीमित था पंजाब को लेके, तो वो एक कंसर्न था जब ये आईपीओ आया था। लेकिन अगर आप इनकी डिपॉजिट की ग्रोथ और बुक देखेंगे तो रिटेल डिपॉजिट बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे तो काफी ये अट्रैक्ट भी कर रहा था, लेकिन एक ज्योग्राफिकल लिमिटेशन जरूर थी इस कंपनी के साथ। तो मैम हो सकता है कि उस वजह से ये नहीं इतना मतलब ये चला हो, लेकिन अभी आप मैम होल्ड कर लो, एक बार रिजल्ट्स आने दो, क्योंकि बैंक में ऐसा कोई बहुत बड़ा इस कंपनी के साथ कोई इश्यू नहीं है। एक दो जो मेजर इश्यूज हैं जैसे कि ज्योग्राफिकल लिमिटेशन या आगे अपने आप को कैसे फैलाएंगे, अगर फैलाया तो कंपटीशन और इनको फेस करना पड़ेगा, तो वो कुछ एक इश्यूज हैं। लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो मेरे हिसाब से ये चल भी जाएगा। तो अभी तो मैं आपको इसमें होल्ड करने की ही सलाह दूंगी एटलीस्ट रिजल्ट्स आने तक, और बने रहिए आप इस स्टॉक में। इनिशियल टारगेट 380 से 390 का रखा जा सकता है। डिसअपॉइंटिंग आईपीओ हो गया ये, लेकिन अभी रिजल्ट सीजन सामने खड़े हैं, होप राइट कर रहे हैं उस नतीजों से, तो अभी होल्ड करते हैं मैम। अच्छा, क्विकली रेणुका मैम अगला सवाल। सर मेरा 2 सवाल है, टाटा पावर एंड आईआरसीटीसी के ऊपर है। टाटा पावर का 80 शेयर से 350 बाइंग है सर। अभी ये चला हुआ है या प्रॉफिट बुक कर लूं या होल्ड रखूं, समझ में नहीं आ रहा है। आपने लिया क्यों था? वेरी लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया था या लग रहा था मुनाफा आएगा निकल जाऊंगी, क्या सोच के लिया था? स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक ठाक प्रॉफिट बुक करने के लिए लिया था। तो 350 पे 80 रुपए तो ठीक ठाक प्रॉफिट है ही है, बुक क्यों नहीं किया? फिर भी दिल मांगे मोर। हाँ, नहीं स्टॉक अच्छा है और स्टॉक बिहेवियर भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट ही कर रहा है आपने। लेकिन स्विंग के लिए लिया था, स्विंग ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई थी, अब जब कंसोलिडेट कर रहा था निकलने के मौके थे। लेकिन चलिए, आस्था अभी तो रख लिया मैम ने, लिया स्विंग के हिसाब से था और अच्छा 350 पे पकड़ा था, 430 पे चल भी रहा है। और गेंस मिलेंगे क्या? और दमकम है क्या? अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है, अपन का स्विंग वाला आइडिया था, बेसिकली गेंद फेंकी थी कि जल्दी पकड़ लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कंपनी के यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, तो वो तो पॉजिटिव वर्क करेंगे। दूसरी तरफ टेक्निकली देखते हैं तो आशीष अभी एक ही दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 370 से लेके 460 के बीच में, और ये कुछ महीनों तक भी चल सकता है,
ये भी मैम आप ध्यान रखना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 370 से नीचे जाएगा। आपकी कॉस्ट मैम 350 की है, आपकी कॉस्ट से ऊपर ही रहेगा। अगर आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हो तो बिल्कुल इसमें बने रहो। शॉर्ट टर्म में मेरे को एक बार लगता है कि थोड़ी कोशिश करेगा 420 तक आने की, 415, 420, पर आप मत डरिए मैम, आप बने रहिए। 370 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए स्टेपल साइड में। मुश्किल है कि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो आप 370 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करिए। मुझे लगता है वापस से इसमें से 450 का एक बार स्तर पार हुआ तो हमें 480 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब जो आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था उसको थोड़ा सा आप डिलीवरी बेस्ड और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के अभी अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करिए मैम। कर सकते हैं, लिया किसी और पर्पज से था लेकिन अच्छी कंपनी पे वो स्विंग ट्रेड प्ले करा था आपने, तो अभी और गेन सीक आउट हो सकते हैं। अब आप थोड़ा सा पोजिशनली रख लीजिए मैम। ये आज तक तो 480 तक की बात कर रही है और बढ़िया मुनाफा होगा इस काउंटर में। आता हूं, आपने कहा था 2 स्टॉक आ रहा हूं, बस 1 मिनट। एसबीएस स्टॉक पिक्स की स्टिंग प्ले आउट करिएगा। आस्था, हेम सिक्योरिटीज की, आस्था जैन की सबसे बढ़िया फंडामेंटल पिक्स या पिक कौन सी है? पहले आशीष एक अपडेट, लास्ट टाइम आपके साथ जेन टेक्नोलॉजीज हमने रेकमेंड किया था इसी शो पे, तो उस टाइम 1190 के आसपास चल रहा था। बहुत बढ़िया इसमें तेजी आई, मेरे हिसाब से 15-16% का ये अरे रिटर्न वाह, जनरेट। 1190 में बोला था, 1400 के ऊपर आ गया है। जी बिल्कुल, लास्ट 2 दिनों में स्ट्रॉन्ग रैली आई है इसमें। तो जेन टेक्नोलॉजीज में मेरे टारगेट हिट हुए। मेरे तो इतने बड़े टारगेट्स नहीं थे, मेरे 1300 तक के टारगेट्स थे, तो वो हिट हो चुका है। एक अपडेट देना है। अब जो नेक्स्ट स्टॉक पसंद आता है वो थोड़ा सा और गिरावट आए तो खरीदारी करनी है पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अभी वीक हो रहा है काउंटर, थोड़ी और गिरावट आ जाए तो इसमें भी एक बार खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। इसमें मुझे लगता है कि जो पॉसिबल टारगेट देखने को मिलेगा वो 3950, 3950, 3980 तक के रहेंगे। तो गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी पीआई इंडस्ट्रीज को। लीजिए भाई साहब, जेन टेक्नोलॉजीज की जबरदस्त सफलता के बाद दूसरा बेहतरीन पिक आ गया है पीआई इंडस्ट्रीज, लेकिन थोड़ा सा गिरावट में खरीदारी करेंगे तो और बेहतर। ये वो स्टॉक है जिसे अपन को गिरावट में एक्यूमुलेट करना है, तगड़े रिटर्न्स देने के लिए तैयार। हाँ रेणुका मैम, अगला सवाल। सॉरी सर, उससे पहले राजीव सर को धन्यवाद बोल दीजिए। हाँ, 2 वीक्स पहले सुब्रोस के बारे में पूछा था। राजेश कौन से, सतपुते साहब ने बोला था क्या? राजीव सर या अपने पास ना 3-4 राजेश हैं। राजीव सतपुतले सर में भी राजेश सतपुते, ओके ओके। सुब्रोस के बारे में बोले थे, वो बहुत बढ़िया कैंडल स्टिक बनाए बोले थे, तो उससे मैं प्रॉफिट अच्छा किया है सर। अरे वाह, गुड टू हियर दैट मैम। अच्छा, अब अपना सवाल कौन सा मैम? आईआरसीटीसी का 100 शेयर थे, 1015 का एवरेज किया है मैंने। तो अभी कितना वक्त लगेगा या लॉन्ग टर्म पे रखे तो भी कितना % गेनिंग मिलता है पूछना था। हाँ, आस्था आईआरसीटीसी चला है, लो लेवल से बढ़िया चल के दिया है इसने, लेकिन अभी 1000 के आसपास कैसा लगता है? फंडामेंटली भी और पोजिशनली भी कैसा खड़ा हुआ है? देखिए फंडामेंटल में मैम हुआ क्या था, नतीजे इतने बढ़िया नहीं आए थे। जो चौथी तिमाही के नतीजे थे, म्यूटेड परफॉर्मेंस थी, सिर्फ 2% की ग्रोथ थी। उस वजह से फिर ये उसके आने के बाद से इसने चलना बंद किया। अब तो नेक्स्ट क्वार्टर का नंबर आने वाला है, तो आप बने रहो। और ये भी एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा 200 पॉइंट का है, 845 से लेके 1085। मतलब वो ये आप मानिए कि 200 पॉइंट, 240 पॉइंट का ये दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। लेकिन बने रहना और रिजल्ट्स पे कड़ी नजर रखना, क्योंकि अगर रिजल्ट्स फिर अच्छे नहीं आए तो थोड़ा और गिर सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये ठीक हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस आप इस पे चाहे तो लगा सकते हो, वो रहेगा तकरीबन 950 का। तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आप बने रहो। 1040-45 इनिशियली लेवल है, वहां तक जाने की कोशिश करेगा, और उसके ऊपर गया तो फिर हमें 1100 तक की स्तर दिखाता हुआ नजर आए। बहुत बढ़िया। चलिए, इस नोट पर रेणुका जी, प्रियंका मैम, आस्था जी, सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। आस्था, थैंक यू सो मच वो बढ़िया सी पहले क्वेरी देने का, पिक देने के लिए, और अब फिर से एक और स्टॉक बेहतरीन सा सामने रखने के लिए। ब्रेक के उस पार एक इंटरेस्टिंग सा चैट सुनवाऊंगा आपको, लौटी फिर बताता हूँ। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत। मैंने कहा था एक इंटरेस्टिंग सी चैट सुनवाऊंगा। दरअसल देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग
115 अरब डॉलर की हो गई है और मोबाइल फोन का निर्यात 15 अरब डॉलर पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ICEA ने मांग की है कि बजट में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को टैरिफ कम कर और बढ़ावा दिया जाए। ICEA के चेयरमैन पंकज महेंद्रू से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। उस इंटरेक्शन को सुनिए और वहीं से फिर शो की समाप्ति। टैरिफ्स कम से कम रखिए, थोड़े से कम स्लैब रखिए। टैरिफ्स एक डबल एज स्वॉर्ड है। कुछ हद तक जब आप इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो, तो वो काम करते हैं, बट वो एक अफीम की तरह है जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को जब लग जाता है तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। सर, एक तो आप टैरिफ्स में आप कट की बात कर रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि PLI का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए, 45,000 करोड़ रुपए दिए जाए अगले 8 सालों के लिए। वो दैट इज अ प्रोसेस, उसका अब टाइम आने वाला है क्योंकि एक स्केल आ गया है। एटलीस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 4 लाख करोड़ से ऊपर प्रोडक्शन हो रही है, तो अब स्केल की वजह से हमने अब जो वैल्यू एडिशन बढ़ानी है और अपने फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज तो आपको मालूम है बन ही रही हैं, तो जो मिडिल है और लोअर मिडिल है वो पूरी इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, और वो भी टैरिफ्स के सिर पे नहीं, कंपेटिटिवनेस के सिर से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सिर पे, ताकि भारत एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक विकसित देश बन जाए।